नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के अंगक तारक काय क्या है, रसधानी क्या है और लाइसोसोम क्या है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए थोड़ा मैं नया बोर्ड लिया हूँ कि ताकि अच्छे से आप लोग को दिख सके और अच्छे से आप लोग को मैं पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि तारक काय क्या होता है। तारक काय को सेंट्रोसोम बोला जाता है। ठीक है, तारक काय को क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इसे पढ़ रहे हैं, क्लास 9th के बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं, वह दिल खोल के पढ़ें। क्लास 9th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपको एग्जाम में। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लड़के पढ़ रहे हैं, समझ जाइए कि आपको इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगा। इतना लिख के रख लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जरूर अपनी राय दें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, पढ़ के छोड़ देंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कितने बच्चे देख रहे हैं। मुझे लगेगा कोई देख के ऐसे ही छोड़ दिया है। तो कमेंट जरूर कर दे। ठीक है, आप लाइक जरूर करें, डिसलाइक जरूर करें, जो आपको पसंद है। कम से कम पता तो चलना चाहिए ना कि इन लड़कों को नहीं पसंद है। ठीक है, चलिए देखते हैं तारक काय क्या है, सेंट्रोसोम क्या है। तो तारक काय जो होता है कोशिका का एक अंगक है। मैं पहले ही बता चुका हूं, यह सब कोशिका का, यह सब अंगक है। तारक काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, रसधानी हो गया, यह सब क्या है? कोशिका का एक अंगक है। जैसे राइबोसोम था, प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। गोल्जी काय था, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ, एक पदार्थ को ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहा था। वैसे ही यह सब के बारे में हम लोग अच्छे से, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर रहा था। वैसे ही तारक काय क्या करता है? तो तारक काय का सबसे मेन पॉइंट होता है ना, कोशिका के विभाजन में मदद करता है। कोशिका को बांटना रहेगा ना, कोशिका का विभाजन अगर करना रहेगा तो मतलब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण ऐसे करने का जब काम रहेगा तो वह काम कौन करेगा? तारक काय करेगा। ठीक है, मैं मोटा मोटी पहले बता दिया, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। सब लिखा हुआ हूं, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट पहले पूरा बोर्ड का ले लीजिए, तब आपको एक भी पॉइंट दिक्कत नहीं होगा। आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बच्चे जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आप नोट्स बनाइए। यह पूरा नोट्स ही है आपके लिए, ऐसे इसीलिए मैं लिखता हूं ताकि आप लोग अच्छे से लिख सके। देखिए, तो तारक काय जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम। इसका खोज बोबेरी ने किया था। तो क्वेश्चन सबसे पहला कि तारक काय की खोज किसने की? बोबेरी ने 1888 में। ठीक है, केवल जंतु कोशिका में यह पाया जाता है। यह जो कोशिकांग है केवल जंतु की कोशिका में, पादप की कोशिका में नहीं पाया जाता है, केंद्रक के समीप पाया जाता है। कुछ पादप कोशिका में पाया जाता है, जैसे निम्न वर्ग है, जैसे शैवाल हो गया, शैवाल में पाया जाता है। शैवाल एक प्रकार का पादप है। कवक एक प्रकार का पादप है। शैवाल को फंगी बोलते हैं शायद, नहीं, शैवाल को अलगी बोलते हैं और फंगी कवक को बोलते हैं। कवक, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तो खुद इंग्लिश है, फर्न, तो इन सब में पाया जाता है। लेकिन बड़े प्रकार के पादप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ निम्न प्रकार के पादप में पाया जाता है। छोटे वाले पेड़ पौधे में पाया जाता है, छोटा छोटा पादप में पाया जाता है। ठीक है, वो उनमें से एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। क्वेश्चन दे देगा कि क्या शैवाल में तारक काय पाया जाता है? तो हाँ, पाया जाता है। कवक में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फर्न, ये सब में पाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या तारक काय पादप कोशिका में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे नहीं। उस समय आपका आंसर होगा नहीं। जब पूछे जाएगा कि क्या सभी प्रकार के पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तब आप लोग बोलेंगे कुछ पादप कोशिका में पाया जाता है, कुछ निम्न प्रकार के पादप कोशिका में। जैसे ये अपवाद में समझ जाइए। ठीक है, दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। इसमें तारक काय के अंदर भी तारक केंद्र, जैसे मान लीजिए यह तारक काय है तो इसके अंदर भी तारक केंद्र पाया जाता है। तो दो तारक केंद्र पाए जाते हैं इसमें, तो दो तारक केंद्र पाया जाता है जिसे डिप्लोसोम कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम। तो अगर कहीं लिख दे डिप्लोसोम क्या है, तो समझ जाइए कि तारक काय को ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तारक केंद्र पाया जाता है और डिप्लोसोम, इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तारक केंद्र के चारों तरफ स्वच्छ कोशिका द्रव्य होता है। मान लीजिए यह तारक केंद्र है, तो तारक केंद्र के चारों तरफ स्वच्छ कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है तारक केंद्र के चारों तरफ। यह तारक काय है, मान लीजिए यह तारक केंद्र है, तारक केंद्र के चारों तरफ क्या पाया जाता है? स्वच्छ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इस स्वच्छ कोशिका द्रव्य को सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोस्फीयर। तो सेंट्रोसोम लिख दे तारक काय, सेंट्रोस्फीयर लिख जाए तो समझ जाइए कि स्वच्छ जो कोशिका द्रव्य है इसे कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो तारक केंद्र के चारों तरफ स्वच्छ कोशिका द्रव्य पाया जाता है, सेंट्रोस्फीयर इसे कहते हैं। तारक केंद्र में, तारक केंद्र, जो तारक केंद्र दो पाया जाता है तारक काय में कितने तारक केंद्र पाए जाते हैं? दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। तो जो दो तारक केंद्र है इनमें अब डीएनए पाया जाता है,
प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए प्रोटीन पाया जाता है तारक केंद्र में, ठीक है। तारक केंद्र के अंदर डीएनए प्रोटीन, और यह जो डीएनए होता है ना, यह नग्न वाला डीएनए भी होता है और द्विगुणित डीएनए, जैसे मैं कल बताया था कि 2 तंतु वाला डीएनए पाया जाता है, तो वो 2 तंतु वाला भी और नग्न वाला भी डीएनए इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए तारक काय के अंदर एक शुष्क नलिकाएं पाई जाती है। अब तारक केंद्र है, यह पूरा तारक केंद्र है, यह सब देखिए नलिका है, यह सब जो है क्या है, नलिका है। यह तारक केंद्र का मैं बड़ा जूम करके फोटो बनाया हुआ हूं, ठीक है। तो तारक काय के अंदर एक शुष्क नलिका पाई जाती है जिसकी व्यवस्था 9+0 के रूप में रहती है। जैसे 9+0 के मतलब क्या हुआ, देख लीजिए यह पहिया टाइप का है। अगर हाँ एक और क्वेश्चन कि तारक काय की संरचना कैसी होती है, तो तारक काय की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। देख लीजिए ये पहिए जैसी है, बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है इसकी संरचना। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, याद आया तो मैं बता दिया आपको, ठीक है। बहुत सारा कुछ होता है जो एक्स्ट्रा होता है, जो आप लोग के एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जो याद आता है मैं बता देता हूँ, जो आता है मैं सब लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये शुष्क नलिका इसे बोला जाता है। तो देखिए, तो शुष्क नलिका देखिए इसका कितना पहिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि 9 तो पाया जाता ही है, 9 तो पाया जाता है। 0 मैंने क्या लिखा, 0 इसके अंदर, यानी इसके अंदर शुष्क नलिका नहीं पाया जाता है, यानी कि यह सब 9 शुष्क नलिका और इसके अंदर 0 शुष्क नलिका, इसीलिए यह बोला जाता है कि 9+0 के रूप में व्यवस्थित रहती है। इसे त्रिक भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यह 3-3 के रूप में रहता है। देख लीजिए 3-3 के रूप में, इसे त्रिक भी बोला जाता है। तो आप लोग इस चीज को अगर विस्तार से जानना चाहते हैं, थोड़ा बता दूं, यह ABC होता है, इनमें 13 होता है शुष्क नलिका, तो बहुत विस्तार है जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग को जानना होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। यह क्लास 9th के बच्चों के लिए है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे के लिए, PhD करने वालों के लिए नहीं है, इसलिए जितना जरूरी है उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, हाँ लेकिन इससे ज़्यादा अब आएगा नहीं एग्जाम, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, ये सब आपको एग्जाम में आएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। तंत्रिका कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब तारक काय जो होती है ना, तंत्रिका की कोशिका में नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका का विभाजन ही नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका का जब विभाजन नहीं होता है तो क्या होता है कि इसी में इसलिए नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि तारक काय वहीं पाया जाएगा जहां विभाजन करना होगा, और तंत्रिका कोशिका का तो विभाजन होगा नहीं, इसलिए तंत्रिका कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। तारक केंद्र से कुछ किरणें निकलती है। अब तारक केंद्र से कुछ किरण टाइप की निकली रहती है, कुछ किरण टाइप के ऐसे करके किरण टाइप की निकली रहती है तारक काय से। तो तारक काय से कुछ किरण टाइप की निकली रहती है जिसे हम लोग तारकीय रे कहते हैं। तारकीय किरण, रे मतलब क्या होता है, किरण होता है, अरे भाई, तो तारकीय रे कहा जाता है। जब बहुत सारा तारकीय रे मिलता है ना, तो बहुत सारा तारकीय किरण, जैसे बहुत सारा ऐसा किरण मिलता है जब, तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारा तारकीय रे मिलेगा, तब तर्क तंतु का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, तर्क तंतु का, इसका नाम है तर्क तंतु। तो तारकीय रे से तर्क तंतु बनता है और तर्क तंतु से गुणसूत्र बनता है। जो गुणसूत्र क्रोमोसोम का नाम आपने सुना होगा, तो गुणसूत्र क्रोमोसोम कैसे बनता है, यही तारकीय रे जो है, तारकीय किरण जो है तारक काय से निकली होती है, और तारकीय रे जो होती है ना वह तर्क तंतु बनाती है, और तर्क तंतु क्या बनाता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनाता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र क्या होता है। तो जब गुणसूत्र पढ़ेंगे ना, तो देखिए क्रोमोटिड आएगा नाम इसमें, तो क्रोमोटिड जो आएगा मतलब सेंट्रोमियर की क्या आता है नाम, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, तो वो सब आएगा, ठीक है। अब देखिए कार्य, अब तारक काय का कार्य क्या होता है, इतना मैं बता दिया कि तारक काय कहाँ पाया जाता है, इसका खोज किसने किया। आप एक बार वीडियो पीछे करके जरूर देख लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इतना पढ़ाना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कार्य क्या है, तारक काय जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है। मैं पहले ही बता दिया तारक काय का काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसलिए जंतु कोशिका का विभाजन करना इसका काम होता है। आगे देखिए, कोशिका के शिलिया फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। कोशिका का अंगक होता है चलने वाला अंगक, कोशिका चलता है। देखिए यह कोशिका है, तो कोशिका के चलने के लिए यह सिलिया होता है। सिलिया मतलब क्या होता है, बहुत सारा कोशिका में जो कि रोआ टाइप का आप देखे होंगे, जो रोआ टाइप का होता है वह सिलिया कहलाता है, उसका पैर टाइप का, तो वह सिलिया होता है। तो कोशिका के सिलिया और फ्लैजिला यह चलने का अंग है। कहीं दे देगा सिलिया क्या है, तो प्रचलन अंगक है, चलने वाला अंगक है। तो सिलिया और फ्लैजिला के बनने में
भाग लेता है। तो कोशिका के पूछ देगा सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में कौन भाग लेता है, तो तारक काय भी भाग लेता है और जंतु के विभाजन में भाग तो लेता ही है। इसमें इंपॉर्टेंट 3 चीज है, इसकी खोज बोबेरे ने किया था ऊपर में देखा जाए तो, और कोशिका के विभाजन में सहायता करता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, कुछ पादप कोशिका में पाया जाता है, जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, फर्न हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इसकी में पाया जाता है। और यही सब बस इंपॉर्टेंट है और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब जो है थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बताया, डिप्लोसोम ये सब एक्स्ट्रा बताया, लेकिन और सब जितना है इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम तो होता ही है आत्महत्या की थैली, मैंने बता दिया है पीछे के वीडियो जो लोग देख रहे हैं तो लाइसोसोम को उनको याद हो गया होगा। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है, यानी कि खुद यह क्या करता है, कोशिका के अंदर अपना ही कोशिका का आत्महत्या करवा देता है। जैसे यह फटेगा तो कोशिका मर जाएगी। जैसे कोशिका के अंदर यह कोशिका है, कोशिका के अंदर यह केंद्रक है और यह लाइसोसोम पाया जाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है कि इसके अंदर बहुत सारा भरा रहता है, क्या अम्लीय पदार्थ, बहुत सारा तेजाब वाला पदार्थ भरा है, मतलब खतरनाक पदार्थ, विषैला पदार्थ भरा रहता है। तो यह क्या करता है कि जैसे ही यह फटेगा तो क्या होगा, पूरा कोशिका को लेकर डूब जाएगा, पूरा कोशिका को मार देगा, यानी कोशिका की ही आत्महत्या करवा देगा। इसलिए यह आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिका की पाचक थैली है। अब बताइए कि यह क्या करता है कि आत्महत्या है, आत्महत्या हो जाएगा, लेकिन कुछ जब लिक्विड इसमें देगा, जैसे मान लीजिए पूरा फट गया तो आत्महत्या हो गया, लेकिन मान लीजिए यह कुछ लिक्विड स्रावित कर रहा है, तो कुछ लिक्विड स्रावित कर रहा है तो कुछ काम होगा तभी ना। तो क्या जब पचाना होगा, कुछ भी पचाना होगा तो अम्ल जाएगा, उसको पाचन करवा देगा, यानी कि कुछ भी पचाना होगा उसको पचा के तोड़ना होगा, तो लाइसोसोम पचाने का काम करेगा। यानी कि कोशिका की पाचक की थैली है, यह पचाने वाली थैली है, यह कोशिका के अंदर पाचन कराने वाली थैली कौन सी है, लाइसोसोम है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें नाम से ही देख लिए लाइसोसोम, इसमें लास्ट टाइप का नाम आ रहा है, लास्ट। और लास्ट कब होता है, जब आदमी मर जाता है तो आत्महत्या यानी कि मरने के बाद, यानी कि लास्ट लाइसोसोम। ठीक है, अब देखिए इसका खोज किसने किया था, डी डुवे साहब ने, डी डुवे। अब सबसे इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए डी डुवे जब हम लोग नहाने जाते हैं, ऐसे याद कीजिए, जब हम नहाने जाते हैं या गंगा जी में जैसे नहाने जा रहे हैं, तो हम लोग मान लो कोई लड़का डूब के मर गया, डुवे, तो जैसे ही डूब के मरा यानी कि उसका आत्महत्या हो गया, वह मर गया, यानी आत्महत्या की थैली लाइसोसोम डुवे। तो डुवे ने इसका खोज किया था, तो डी डुवे ने इसका खोज किया था लाइसोसोम का। तो क्वेश्चन जब भी देगा लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुवे। जैसे ही डुवे आएगा, डुवे से आपको याद आ जाएगा, अरे डुवे मतलब डूब के मर गया। अब मर गया, कौन मारने वाला कौन सा है, लाइसोसोम है। अब देखिए जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। अब देखिए सबसे खतरनाक लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करेगा, कोई भी चीज को मार देगा, फेंकेगा, वह मर जाएगा। तो जीवाणु आएगा, वायरस आएगा, अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा तो कौन मारेगा, लाइसोसोम मारेगा। लाइसोसोम थोड़ा छिड़काव करेगा, जीवाणु और वायरस खत्म हो जाएगा। तो जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग का हो गया, बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है, बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है। सही बात है, कोशिका के अंदर मैंने क्या बताया, कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है तो बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा वाला होता है, ये नहीं कि बहुत बड़ा होता है। तो बहुत यह छोटा वाला कोशिकांग है, छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती है लाइसोसोम के अंदर। यह लाइसोसोम है, मान लीजिए कि यह लाइसोसोम है, ठीक है, यह लाइसोसोम, इसका बड़ा वाला फिगर बना रहा हूं, लाइसोसोम है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी पुटिका पाई जाती है, यह छोटी छोटी क्या है, पुटिका है, ठीक है। पुटिका मतलब पुट्टी के रूप में रहता है उसमें, और यह क्या करता है कि पुटिका जो होती है इसमें बहुत सारा एंजाइम भी होता है। पुटिका में क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम होता है, और जब भी कुछ पाचन करने वाला होगा तो यह पुटिका जाएगा और पचाने के लिए दे देगा उसे, ठीक है। तो पुटिका में क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। चारों ओर पतली झिल्ली होती है इसके, लाइसोसोम के ऊपर क्या होता है, चारों ओर से पतली झिल्ली पाई जाती है। आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। देखिए पुटिका के चारों ओर पतली झिल्ली होती है, ठीक है। पुटिका के भी ऊपर चारों ओर पतली झिल्ली होती है और आकार बहुत छोटा होता है। देखिए इसका आकार, पुटिका का आकार बहुत छोटा होता है। पुटिका का आकार क्या होता है, लाइसोसोम है, देखिए लाइसोसोम खुद छोटा है, उसके अंदर पुटिका है, तो पुटिका का आकार भी क्या होगा, छोटा होगा। एंजाइम होते हैं, पुटिका में एंजाइम होते हैं। तो देखिए पुटिका के चारों ओर झिल्ली होती है पतली, पुटिका का आकार बहुत छोटा होता है और पुटिका के एंजाइम होते हैं। अब बताइए आपको नोट्स क्या चाहिए, सब नोट्स ही में लिखा हुआ है, नोट्स ही है यह सब।
इसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। लाइसोसोम में क्या होता है कि जीव द्रव्य को पूरा घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, नष्ट करने की क्षमता होती है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त यानी कोशिका मर जाता है, क्षति पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि लाइसोसोम फट जाता है। जैसे ही कोशिका में कुछ दुर्घटना होगा, मान लीजिए लाइसोसोम है और कुछ दुर्घटना होगा, राइबोसोम है, गोल्जी का है, कुछ दुर्घटना होगा, लड़ा अपने में सब, लड़के जाके लाइसोसोम को टकराया और लाइसोसोम फट गया। और लाइसोसोम जब फट जाएगा तो क्या होगा कि यह कोशिका को क्षति पूरा मार देगा, आत्महत्या करवाने पर मजबूर कर देगा। तो यही है। और इसमें पाया जाता है कि जीव द्रव्य को घुला देने की क्षमता तो होती है, लेकिन इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो किसी भी चीज को पचाने के लिए काम करता है। तो लाइसोसोम के बारे में एक नजर में बता दूं कि लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है, पाचक की थैली बोला जाता है, यह पचाने काम करता है। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे पुटिका पाई जाती है, पुटिका में एंजाइम पाया जाता है और यह एंजाइम किसी चीज को पचाने में काम करता है। इतना चीज आप लोगों को बताया। ठीक है, अब देखिए रसधानी क्या है। तो रसधानी जो होता है कोशिका के अंदर, जैसे यह कोशिका है, मान लीजिए यह कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जैसे यह केंद्रक है तो बहुत सारा रिक्तिका पाया जाता है, जैसे खाली स्थान। अब खाली स्थान यही क्या है? रसधानी है। ठीक है, इसमें रसधानी रस भरा रहता है, रिक्तिका होता है। तो इसकी झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इस याद रखिए। अब मान लीजिए यह रिक्तिका है, तो यहां से कोई भी चीज अगर जो निर्जीव पदार्थ है, अगर निर्जीव पदार्थ को एक जगह इकट्ठा करना होगा, यानी कि मान लीजिए रसधानी में क्या होता है? पहला बात, रसधानी में जो भी कोशिका से बाहर निकालना है तो कोई भी डस्टबिन का काम करेगा ना। मान लीजिए आपके घर में कोई चीज को फेंकना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? जब डस्टबिन में ले जाके डालते हैं और डस्टबिन में डालते हैं, उसको कूड़ा कचड़ा वाला डिब्बा में डालते हैं और फिर जाके जब काम रहेगा उसको फेंक देंगे। यानी कि रसधानी जो होता है, समझ जाइए एक डिब्बा ही है। इसमें क्या होता है? जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है ना, मतलब जितना भी खराब वाला चीज है रसधानी में आपके चला गया, जितना भी निर्जीव पदार्थ है आके इसमें चला गया और इकट्ठा है, फिर समय समय पे इसको फेंक दिया जाता है, समय समय पे इसको निकाल दिया जाता है। तो रसधानी इसकी झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, यानी कि आधा आर पार करने दे सकती है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो जो रसधानी की झिल्ली होती है, मान लीजिए रसधानी में कोई चीज जाएगा तो जाएगा कब? जब झिल्ली आने जाने देगी तभी ना। तो झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, इसके चारों ओर झिल्ली होती है, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए यह रसधानी है, रसधानी के चारों ओर यह झिल्ली पाई जाती है। तो झिल्ली पाई गई ना, तो इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। यह जो झिल्ली पाई जाती है रसधानी के चारों ओर, इसे क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन देखो टोनोप्लास्ट क्या है? तो रसधानी की कोशिका झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, यह छोटी या बड़ी हो सकती है। रसधानी किसी कोशिका में छोटी भी हो सकती है, किसी कोशिका में बड़ी। जैसे पेड़ पौधे वाली कोशिका में रसधानी बड़ी होती है और जंतु की कोशिका में छोटी होती है। ठीक है, तो पेड़ पौधे की कोशिका में रसधानी क्या होती है? बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। यह उसका आयतन का लगभग 90% रसधानी ही होती है। पेड़ पौधा में मान लीजिए यह पेड़ पौधा की कोशिका है, यह पेड़ पौधे कोशिका है, पेड़ पौधे कोशिका आयताकार होती है। तो पेड़ पौधे की कोशिका में जितना आयतन रहेगा ना, उसका लगभग 90% रसधानी में रहेगा। यानी कि जितना आयतन है उसमें से 90% तो खाली रसधानी है। समझ में आ गया? क्यों रसधानी होती है? क्योंकि पेड़ पौधा का इसमें नहीं लिखा हूं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा थोड़ा जानकारी दे दूं। पेड़ पौधा का वृद्धि जल्दी जल्दी होता है। तो जब पेड़ पौधा का वृद्धि जल्दी जल्दी होता है, हम लोग अपेक्षा तो जल्दी होता है। हम लोग मान लीजिए 5 साल में कितना बड़े होते हैं, 5 साल में वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो उसका क्या होगा? वृद्धि जल्दी जल्दी होता है, तो उसमें जीव द्रव्य जल्दी नहीं बन पाता है। तो जब जीव द्रव्य जल्दी नहीं बनेगा तो इसके खाली स्थान में कोई ना कोई द्रव्य तो भरेगा ना, तो रसधानी बड़ा रूप ले लेती है। तो रसधानी इसलिए बड़ा होती है। करीब करीब 90% आयतन का पादप कोशिका में रसधानी होती है। ठीक है, इसके अंदर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं रसधानी में। अब रसधानी में मैं बोला कि रसधानी में क्या भरा रहेगा, तो रसधानी में ठोस और तरल पदार्थ, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, डस्टबिन है। रसधानी एक प्रकार क्या है? डस्टबिन है। अब डस्टबिन में क्या डाला जाएगा? कोई भी ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ, तरल है तो तरल भरा जाएगा। ठीक है, तो जो भी ठोस और तरल रूप में उसमें डाला जाता है। अब देखिए लगभग हम लोग भी ठोस और तरल ही रूप में डालते हैं, तो वैसे ही ठोस और तरल रूप में इसमें डाला जाता है। जंतु कोशिका में रसधानी छोटी और पादप में बड़ी होती है। मैंने बता दिया कि पादप की कोशिका में रसधानी क्या होती है? बड़ी होती है।
रिक्तिकाएं पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं। रिक्तिका, इसे रिक्तिका भी बोलते हैं। रसधानी को क्या बोलते हैं? रिक्तिका। क्यों? क्योंकि यह रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान इसलिए रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका, रिक्तिकाएं भी बोला जाता है, ठीक है। तो रिक्तिकाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो पता ही है कि पादप में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। अमीबा में रसधानी क्या करता है? अब देखिए, रसधानी जो होता है अमीबा में जल संतुलन का काम करता है, और यह सभी में जल संतुलन काम करता है। रसधानी का काम ही है जल को संतुलित करना। अगर जल कम हो गया तो थोड़ा जल दे देगा, जल ज्यादा हो गया तो थोड़ा जल ले लेगा, यानी कि इकट्ठा करके रखेगा। समझ में आ गया? अब देखिए, अमीबा में रसधानी जल संतुलन का काम करती है। क्या क्या काम करती है? जल संतुलन तो सभी में करती है, उत्सर्जन का भी काम करती है रसधानी। देखिए, अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा करके रखती है, और जब भी उत्सर्जन करना होगा, निकालना होगा बाहर, निकालने का काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है। भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक होती है। भोजन अमीबा के लिए, बस अमीबा के लिए मैं बोल रहा हूं, ये सभी में नहीं, अमीबा में। तो अमीबा में उत्सर्जन का भी काम करती है रसधानी, भोजन को ग्रहण करने में भी मदद करती है। समझ में आ गया? और जल संतुलन तो सभी में करती है। जीव द्रव्य में रसधानी का निर्माण, जीव द्रव्य में ही रसधानी का निर्माण होता है। तो देखिए, यह जीव द्रव्य है, यह सब क्या है? जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में रसधानी का निर्माण है। यह तो सिंपल बात है, आपको पता ही है। जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का काम करती है। मैंने बता दिया कि जल संतुलन का काम करना ही इसका मेन लक्ष्य है, तो जल संतुलन का काम करेगी ही। पादप कोशिका में यह स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। स्फीति मतलब वृद्धि होता है, पादप कोशिका में स्फीति करती है, यानी पादप कोशिका को बढ़ाता है। जैसे यह पादप की कोशिका है, तो रसधानी मान लीजिए बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके फैलने की वजह से कोशिका भी फैलेगी। मान लीजिए कि कोई झिल्ली है, अब मैं इसको इतना में फैला हुआ, तो झिल्ली भी तो इतना में फैल गई ना। यानी कि रसधानी क्या करवाती है? फैलाने का काम करती है, वृद्धि करवाने का काम करती है। तो यह स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। पेड़ पौधे में जो कठोरता होती है, यह कठोरता प्रदान करने में मदद करती है। पादप कोशिका के रसधानी में कोशिका रस पाया जाता है। अब रसधानी में कुछ ना कुछ पाया जाएगा ना, यह रसधानी है तो रसधानी में कुछ ना कुछ तो पाया जाएगा। अब क्या पाया जाएगा? खनिज, शर्करा, खनिज लवण पाया जाएगा, शर्करा पाया जाएगा, एमिनो अम्ल पाया जाएगा जो प्रोटीन का ही रूप है। शर्करा मतलब आप समझते हैं चीनी उनी टाइप का, मतलब मीठा टाइप का, ग्लूकोज, ये सब शर्करा में आ जाएगा। एमिनो अम्ल, प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के रंजक भी पाए जाते हैं इसमें। कौन कौन सा रंजक? देखिए, मैंने लिखा है रंजक पाया जाता है, यानी कि वैसे चीज जो रंगीन बनाने के काम करते हैं। जैसे फल और फूल, जैसे फल कोई नीला होता है, फल कोई हरा होता है, पीला होता है, तो वह सब जो होता है, या फूल भी हरा नीला पीला ये सब होता है, तो किस वजह से होता है? तो एक रसधानी में भी चीज होता है जो कि एंथोसाइनिन या टैनिन है। रंजक पदार्थ कौन सा है? एंथोसाइनिन या टैनिन। एंथोसाइनिन या टैनिन, एंथोसाइनिन और टैनिन के वजह से फल और फूल को रंग प्रदान करता है यह, यानी इनमें रंजक भी पाया जाता है, उत्सर्जी भी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि रसधानी में उत्सर्जी पदार्थ तो रहते ही हैं। तो देखिए, लिखने से आप डरिए मत, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो जो एक्स्ट्रा है मैं पहले ही बोल रहा हूं, अब इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तारक काय के बारे में मैंने क्या बताया? तो तारक काय के बारे में मैंने बताया कि इसकी खोज, जो मैं बोल रहा हूं वह इंपॉर्टेंट है, उससे अधिक नहीं आएगा। अभी जो बोल रहा हूं वह सब तो विस्तार से नॉलेज है, क्योंकि YouTube पे जब मैं विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा तो और सब चैनल और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। मेरे पास 50 व्यूज आएगा, मैं खुश हूं, क्योंकि जो 50 पढ़ने वाले हैं वो और सबसे आगे जाएंगे। इतना लिख के रखिएगा, ठीक है। आप खुद पढ़ के देखिएगा आपको कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ाया हूं तो वीडियो पॉज कर करके, बैक कर करके उसको पढ़िएगा और एक बार नोट्स बना लीजिएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, नोट्स तो यही है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, मैं हटा था, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा और उसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट करके चुपचाप आराम से लिखिएगा मत, पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद वही स्क्रीनशॉट से नोट्स बनाइएगा। आप लोग को बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो तारक काय क्या बताया? तारक काय की खोज बोबेरी ने की थी 1888 में। तारक काय का काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना, ठीक है। वैसे ही लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने। और इसका काम क्या होता है? कोशिका को आत्महत्या करवा देना, कोई भी चीज पचा देना। तो पचाएगा तो कोई एंजाइम पाया जाएगा, तो कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज को पचाने का काम करेगा। और रसधानी क्या करता है? रसधानी कोई भी वेस्ट चीज को इकट्ठा करता है, यानी उत्सर्जी पदार्थ तो करेगा ही करेगा। अब रसधानी पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। रसधानी के ऊपर झिल्ली होता है, रसधानी के अंदर बहुत सारी
इसके अंदर ठोस और तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इसकी जो झिल्ली होती है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो यह सब मैंने आपको बता दिया है, और यह सब जो बता दिया है वह काफ़ी आपके लिए पर्याप्त है। कुछ यह केवल जंतु कोशिका में तारककाय पाई जाती है और केंद्र के समीप तो होती हैं, मतलब केंद्र के पास में होती है तारककाय। अब देखिए कुछ निम्न पादप में शैवाल का वो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा फर्म में पाए जाते हैं, नहीं तो और किसी में नहीं पाया जाता है। तो यह सब विस्तार से मैंने पढ़ाया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और छूट गया है कि लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम में एंजाइम पाया जाता है ना, तो ऐसा ऐसा कितना एंजाइम पाया जाएगा? 24 प्रकार के। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक लिखा है मैंने, तो ऐसा ऐसा 24 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो चलिए, आप इतना देर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बच्चे बोर होते हैं तो क्या कीजिएगा कि आप 5 मिनट देखिएगा, फिर अच्छे से नोट्स बना के फिर देखिएगा। धीरे धीरे आप जब देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और नहीं विश्वास होगा तो कोई और चैनल पर देख लीजिएगा, फिर मेरा चैनल देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।